आज हम लोग को स्टार्ट करना है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग से पहले जो है ऐसा माना जाता था कि किसी भी दो एटम के बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी भी दो एटम के बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि कोई भी दो एटम को किसी कंपाउंड के अंदर वो बांध कर रखता है। ठीक है, उसको बॉन्डेड रखता है। उस टाइम में केमिकल बॉन्ड की बात नहीं होती थी। वो इस थ्योरी को कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है जो कि ये कहता है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स है जो कि दो एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो कि किसी कंपाउंड में उसको बांध कर रखेगा। ठीक है, कोई खास करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। ये चीज मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये था वाइटल फोर्स थ्योरी, जहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है बाद में चल के ये सब जो आया कि नहीं, ये सब जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड, सब ये सब जो है आयनिक बॉन्ड है, ये सब जो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले अब ये चीज है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, तो हम जानते हैं कि किसी भी दो एटम के बीच में, ठीक है, कोई भी दो एटम है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम एटम्स और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ केमिकल स्पेसीज। ठीक है, मान लो कोई भी केमिकल स्पेसीज का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसमें दो सेम एटम के बीच में या फिर दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप करता है उसको बोला जाता है केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला इट इज केमिकल बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, दो एटम आपस में क्लोज आता है, और क्या होता है कि जैसे ही जब क्लोज आएगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दोनों के बीच में। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है, दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितना ही स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है कि जो केमिकल बॉन्ड जो बन रहा है वो उतना ही स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है, जितना ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सब अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है। तो जैसे Cl सिंगल बॉन्ड है, Na और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, NH3 है, NH3 में हर एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो कभी भी जैसे कि मान लो, और हम जानते हैं कि दो एटम जो है वो आपस में केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो है कोई भी दो एटम आपस में कंबाइन करता है। तो जब एटम कोई भी अगर एक दूसरे के क्लोज आता है तो वो इस पर्पस से आता है कि दोनों को स्टेबल होना होता है। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए जो है वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आता है। ठीक है, तो जैसे ही क्लोज आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। तो क्या हो जाता है, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़ेगा, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जब भी किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब है कि उससे एनर्जी डाउन हो रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। कोई भी सिस्टम जो है तब स्टेबल माना जाता है जब वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में हो, अपने ग्राउंड स्टेट में हो, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में जब रहता है तो कोई भी एटम, कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपाउंड स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड जो होता है वो बनने के पीछे रीजन क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड जब दो एटम के बीच में बनेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की वजह से एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल अब हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे अगर सिस्टम एक्साइटेड हो जाए, उसको हम हीट कर दें, ठीक है, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, तब वो अनस्टेबल है। तो हमेशा अनस्टेबल जब एक्साइटेड हो जाता है तो ये हमेशा पता है कि जब एक्साइटेड हो जाएगा तो वो जरूर रेडिएशन एमिट कर देता है ताकि वो फिर से स्टेबल बन जाए। तो वही है, केमिकल बॉन्डिंग इज द वे ऑफ अटेनिंग स्टेबिलिटी बाय अचीविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड लोअरिंग द एनर्जी। दो एटम जब आपस में जुड़ता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है,
तो दोनों, एक तो पहली बात है कि दोनों के दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है और उसके साथ साथ जो है अपनी एनर्जी को भी कम करता है, ठीक है, जिससे कि वो स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड बनाने, दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनाने के पीछे पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ठीक है, ये होता है। ये केमिकल बॉन्ड जो है 3 तरह का है। एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड होता है, दूसरा जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तीसरा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड जो कि नया है, इससे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोग जो है वो पढ़े हुए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है ये क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम जानते हैं या आयोनिक बॉन्ड, ये वैसा बॉन्ड है जिसमें कि दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ट्रांसफर ऑफ, शेयर करके नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम जब इलेक्ट्रॉन आपस में जो है ट्रांसफर करता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, उससे जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स एंड रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो सोडियम कैटायन बनाएगा Na+, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बनाएगा Cl-, ठीक है। और उन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेवलप करता है और दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जनरली किसमें बनता है, जो भी मेटल होगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जो है, जैसे खास करके जो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स है मेटल है, और ग्रुप 17 का जो है, ये सब जो होता है वो आयनिक नेचर में खास करके आता है, आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो इसमें वही है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब वही हुआ, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और उस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है, गेन्ड और लॉस्ट, कितना इलेक्ट्रॉन जो है कोई एटम गेन किया है या फिर लूज किया है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाने में, आयनिक कंपाउंड बनाने में, उसको उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे Na से Na+ में गया, Cl एक इलेक्ट्रॉन उसको ले लिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और 3 क्लोरीन मिलकर उसके 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो वहां यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 3 है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है दो एटम के बीच में, दैट इज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, तो वो है। अब इसके बाद देखो, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में जो होगा वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए भी कि सबसे पहले मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल्स टू फॉर्म कैटायन, कैटायन बनाएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल ले लेगा, ठीक है, और एनायन बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये चीज होता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड का। फिर इसके बाद है फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आएगा ये सब, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब जो है वो आएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व क्या है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करना और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो मेटल जितनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन लूज करेगा, इसका मतलब है कि वो आयनिक कंपाउंड उतनी ही तेजी से बनाएगा। नॉन मेटल जितनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब है कि वो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जो उतनी ही तेजी से बना सकता है। तो मेटल कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये डिपेंड करता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, आयोनाइजेशन एनर्जी पे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ही कम होगी किसी भी मेटल के लिए, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो आयनिक बॉन्ड ज्यादा तेजी से बना सकता है। उसमें है नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिस जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ही ज्यादा है, जितना ही ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, जितना ही ज्यादा
नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, वो दोनों जो है उतनी ही तेजी से कंपाउंड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि इसका ये देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें एक फैक्टर हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो अभी डिस्कस किए कि लेसर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ठीक है, एंड ग्रेटर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, लेसर विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। मतलब ये बात, इसका कारण क्लियर है कि जितना ही कम ये आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ही कम होगी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो वैसे केस में वो आयनिक बॉन्ड ज्यादा तेजी से बना सकता है, ठीक है। जैसे Na will have greater tendency to form ionic bond than Mg, सोडियम में Mg से, मैग्नीशियम से ज्यादा जो है वो ये आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम से कम है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो भी बोले हैं, मोड इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोड विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। किसी भी नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ही ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है, यानी वो जो है एनायन ज्यादा तेजी से बनाएगा, यानी वैसे कि इसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा तेजी से बना सकता है। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसमें जो है इसका इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी तेजी से एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मेनली ये दोनों फैक्टर जो है इसका था। अब इसके बाद जो है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो डिसाइड करेगा कि कितनी तेजी से कैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, कितनी तेजी से एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले कैटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर एनायन का फॉर्मेशन होता है, और फिर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ही ज्यादा होगा, वैसे केस में एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज करेगी। और हम बताए थे कि जितनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, इसका मतलब है वो केमिकल बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जो है वो क्या है, जब भी कैटायन और एनायन मिलके जब आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, या फिर किसी भी आयोनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, वही होता है लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। जैसे NaCl क्या है, एक लैटिस है, लैटिस मतलब सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड है, तो Na प्लस और Cl माइनस जब क्लोज आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है कि सिस्टम से एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है यहाँ पे कहलाता है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो ग्रेटर इज द लैटिस एंथैल्पी, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड। लैटिस एंथैल्पी जितनी ही ज्यादा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। लैटिस एंथैल्पी जितनी ही कम, इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। लैटिस एंथैल्पी वही है, Na प्लस और Cl माइनस जब आपस में जुड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो वहां पे जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, या फिर NaCl है, NaCl को जब अगर हमको तोड़ना होगा Na प्लस Cl माइनस में, तो जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी वो लैटिस एंथैल्पी है। ये लैटिस एंथैल्पी जितनी ही ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी जितनी ही ज्यादा होगी, वैसे केस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी उसमें उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कैटायन एंड एनायन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ के जब जुड़ता है, तो उस दौरान जो एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है, उसको लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो जितनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, इसका मतलब है कि वो केमिकल बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये है, तो दीज आर 3 फैक्टर्स, मेनली 3 फैक्टर्स on which formation of ionic or electrovalent compound depend: ionization energy, electron gain enthalpy, lattice enthalpy, ठीक है। these are 3 factors। ये फैक्टर कैसे डिसाइड करता है, तो ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी जितने ही कम, यानी उसके मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है, यानी कैटायन उतनी ही तेजी से बनाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितने की वैल्यू जितना ही ज्यादा,
मोर नेगेटिव, ठीक है, जितना ही मोर नेगेटिव होगा, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव होगा, वैसे केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा, मतलब एनायन फॉर्म करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। और ये कैटायन और एनायन जब आपस में जुड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जितनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, यानी लैटिस एंथैल्पी जितनी ही ज्यादा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारा जो है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का ये सब है कि आयनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है, किस तरह से बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये चीज इसकी बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद जो है लैटिस एंथैल्पी का ही जो है दूसरे तरीका से भी डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बोले भी थे, जैसे NaCl को अगर जब तोड़ना है Na+Cl- में, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दोनों तरीके से जो है बोला जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लैटिस को, सॉलिड स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, कैटायन और एनायन में तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वही होता है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हुआ। तो सबसे पहले देखो Na में टूटेगा, Na जो है Na+ में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस दौरान जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो हुआ आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी जो कि पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है उसको ले लेगा, Cl- बनाएगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी, ठीक है। और ये Na+ और Cl- जब जुड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो NaCl बनाएगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी जो रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से जो है NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लैटिस एनर्जी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी मतलब जो कैटायन और एनायन जब आपस में जुड़ रहा है, ठीक है, तो जुड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी कितनी ज्यादा रिलीज होगी, ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कुलम्स फोर्स जो है, कुलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो यहाँ पे जो है वो आता है यहाँ पे इस जगह पे। तो देखो जो होता है ना, फोर्स जो है वो बराबर होता है K(Q1Q2)/r², चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयंस, आयन के आयंस जो है कैटायन और एनायन, इस पर चार्ज जितना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा, तो यानी एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो वही है, lattice energy is directly proportional to the charge on ions, that is greater is the charge on ions, greater will be the electrostatic force of attraction between them, and hence greater will be the lattice energy। कैटायन और एनायन का चार्ज जितना ही ज्यादा है, इसका मतलब है कि दोनों उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। साइज ऑफ आयंस, आयंस के साइज पे भी डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस, आयंस का साइज जो है वो क्या होना चाहिए, जैसे कि कम होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा होने के लिए लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस, दैट इज ग्रेटर इज द साइज ऑफ आयंस, ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। आयंस का साइज जितना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब है दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एक दो छोटा बॉल अगर हम लेते हैं तो उसके बीच में डिस्टेंस कम होगा, सेम डिस्टेंस पे अगर रखो तो, और उसी दो सेम डिस्टेंस अगर रखने की कोशिश करो दो फुटबॉल को, तो वहां पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में। तो साइज अगर किसी एटम का साइज जब बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है तो उसका बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ता है, दोनों दो एटम के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर दो एटम का साइज बढ़ेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम जानते हैं जो कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है F इज इक्वल टू K(Q1Q2)/r², तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होता है वैसे ही यहाँ पे है। तो दो आयन के बीच में डिस्टेंस जितना ही ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम, तो यानी एनर्जी कम रिलीज होगी, इसका मतलब लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो वही है। तो साइज आयंस का जितना ही ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा दोनों आयन के बीच में, और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी। और वही जब साइज ऑफ आयंस छोटा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो साइज आयंस का जितना ही ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा दोनों आयन के बीच में, और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी। और वही जब
तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी सिस्टम से ज्यादा निकलेगी, तो वैसे केस में लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हुआ साइज ऑफ आयंस की बात। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यही है। दिस थ्योरी हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज दिस। यहाँ पे जो है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वही है। तो अब देखो, अब उसके बाद है, ये नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है दोनों को सम करके जब लाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी से उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से कम हो गई तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये बात हो गई। तो लैटिस एनर्जी जो है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑन आयंस पे और डिस्टेंस, साइज ऑफ आयंस पे। ठीक है, और ये दोनों जो है वो फैक्टर्स डिसाइड किया जाता है कौन से लॉ के बेसिस पे, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस लॉ को अगर ध्यान में अगर हम रखेंगे, ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होता है ये पता है और ये लॉ अगर पता है तो हम वो दोनों फैक्टर जो है आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो है। अब इसके बाद आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हम लोग पढ़े भी हुए हैं, लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि आयनिक कंपाउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे आयनिक कंपाउंड जो होता है वो अगर सॉलिड स्टेट में जब रहेगा तो कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही मॉल्टेन स्टेट में जब रहेगा या एक्वस फॉर्म में जब उसको डालेंगे, पानी में जब डालेंगे, तो वो कैटायंस और एनायंस में ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से चार्ज फ्री हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका कंडक्टिविटी की बात। फिर उसी तरह से आयनिक कंपाउंड जो भी होता है वो जो होता है ब्रिटल नेचर का होगा। ठीक है, सॉलिड है तो ऐसे वो ब्रिटल नेचर का होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वैसे केस में उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। वाटर में सॉल्युबल भी होता है, आयनिक कंपाउंड जो भी होगा वो सब वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात हो ही गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो ही गई। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कम जो भी यानी कंपाउंड जो होता है उसके उसका जो मॉलिक्यूल्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब है। तो ये सब जैसे कि आयनिक कंपाउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इसको जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग ये सब डिस्कस कर लिए, जो भी था ये सब आयनिक कंपाउंड से ही रिलेटेड, ये सब अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं। जितना भी था आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है, उसका फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है वो लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग देखे, लैटिस एनर्जी क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, और आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।